हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये हमारा क्लास 4 है। इससे भी पहले मैंने 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप उसको भी देखिए ताकि आप लोगों को ये छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत आसानी से समझ में आ जाए और एक कहानी के रूप में समझ में आ जाए, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, मेनली हम 2 वंश के बारे में देखेंगे। एक है वाकटक वंश, बता रहा हूँ अभी, एक है वाकटक वंश और दूसरा है गुप्त वंश। इन 2 वंशों के बारे में डिटेल में समझेंगे। लेकिन हमारे जो स्टोरी में है ना, आज के क्लास में नल वंश का भी जिक्र आएगा। नल वंश के बारे में भी थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ये 3 जो वंश है ना, वाकटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश, ये तीनों समकालीन है। मतलब एक ही समय अलग अलग क्षेत्रों में इनके द्वारा शासन किया जाता रहा है। तो वाकटक वंश, गुप्त वंश, नल वंश। तो आज का जो क्लास है वो गुप्त वंश और वाकटक वंश को पूरा डिटेल में समझेंगे। नल वंश भी इसी बीच में स्टोरी में आएगा, कहानी में आएगा, है ना। तो आप ध्यान रखें कि वाकटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश तीनों एक समकालीन वंश है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि होता यह है कि इनके कार्यकाल में दौरान एक दूसरे पे इन्होंने आक्रमण किया है। तो इसीलिए स्टोरी को हमें इस प्रकार से समझना है ताकि हम चीज़ों को समझें कि एक समकालीन वंश था और अलग अलग एरिया में, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को मैप के माध्यम से, शासन इनके द्वारा किया जाता था। तो एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में, एक दूसरे के क्षेत्र में इनके द्वारा आक्रमण किया गया है। तो इसीलिए इन 3 वंश को आप याद रखेंगे, एक समकालीन वंश है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, आज हम देखेंगे वाकटक वंश और गुप्त वंश को। और नल वंश क्या है, एक स्थानीय राजवंश है। छत्तीसगढ़ के एरिया में ही था ये, स्थानीय राजवंश है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, नल वंश को। ठीक है, तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं, कहानी देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखिए वाकटक वंश एक कब से कब तक था। तो ईस्वी आ गए है दूसरी, है ना, और 5वीं शताब्दी ईस्वी में ये शासन था इनका। कहां से था, दूसरी से 5वीं शताब्दी ईस्वी हो गया ना। सातवाहनों, हमने इससे पहले वाले क्लास में क्या देखा था, सातवाहन वंश। तो सातवाहनों के पश्चात दक्षिण भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य वाकटकों ने स्थापित किया। तो दक्षिण भारत में मेनली किनका था, पहले सातवाहन वंशों का शासन चलता था। लेकिन उनके पतन के पश्चात धीरे धीरे उनका भी पतन होते गया। तो वाकटक वंश उनको स्थापित किया, मतलब उसके बाद वाकटक वंश दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया, है ना। पालचंद्र जैन के अनुसार ओरछा महाराष्ट्र स्थित वाकटक वाकाट ग्राम से वाकटक वंश का मूल स्थान है। देखो समझे इसको। तो पालचंद्र जैन के अनुसार वाकटक वंश का नाम कैसे पड़ा बोला जाएगा, तो ओरछा एक महाराष्ट्र में एक गांव है वाकाट ग्राम। क्या है, वाकाट ग्राम के नाम पर ही वाकटक वंश का मूल पड़ा है, वहीं उनका मूल स्थान भी बोला जाता है, मतलब वहीं से उनका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिए समकालीन वंश पूछा जाता है तो गुप्त वंश, जैसे मैंने बताया, गुप्त वंश और नल वंश के बारे में स्टोरी में देखेंगे, कहानी में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के राज्य क्षेत्र में आक्रमण इनके द्वारा किया गया है। ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में वाकटों का प्रभाव सबसे अधिक था। देखिए इनका शासन व्यवस्था कब से कब था, दूसरी से लेकर के 5वीं शताब्दी तक था। लेकिन इसमें से तीसरी और चौथी, मतलब इन्हीं बीच में तीसरी और चौथी ईस्वी में, शताब्दी ईस्वी में इनका प्रभाव ज्यादा था। मतलब उस टाइम इनकी जो शक्ति लोग चरम पर थे। ठीक है, आरंभिक राजधानी पुरी का बरार है और राजधानी नंदीवर्मन। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नंदीवर्मन हो जाता है, जो कि अभी का नागपुर है, याद रखेंगे। वाकटक वंश के समय नागपुर को क्या कहा जाता था, नंदी वर्धन। नंदी वर्धन है, वर्मन नहीं, नंदी वर्धन। और इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी शासन होता था। मतलब राजधानी छत्तीसगढ़ के एरिया में भी वाकटक वंश आए थे, शासन होता था। तो इनकी राजधानी क्या था, नंदी वर्धन, याद रखेंगे। उपाधि ये लोग महाराज या फिर गुप्त महाराजाधिराज की उपाधि इनके द्वारा धारण किया गया था। और जानकारी हमें कहां से मिलता है, तो प्रभावती गुप्त का पूना अभिलेख, याद रखेंगे। प्रभावती क्या है, एक गुप्त साम्राज्य से संबंधित है ना, गुप्त वंश से संबंधित है, स्टोरी में आएगी, इनका भी बारे में जिक्र हम करेंगे। तो इनका एक पूना अभिलेख है, इसमें जानकारी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इनकी जानकारी कहाँ मिलता है, प्रभावती के पूना अभिलेख से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, है ना। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि वाकटक वंश मेनली महाराष्ट्र के साइड के थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इनका प्रभाव देखने को मिला है। इनकी राजधानी नंदी वर्धन, जो कि अभी का नागपुर है। चलते हैं आगे। अब इस मैप के माध्यम से देखिए इसको, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए गुप्त साम्राज्य है, ये ऊपर वाला पूरा, ये एरिया पूरा क्या है, गुप्त वंश का प्रभाव का है ये, है ना, दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये क्या है, वाकटक वंश। यहाँ पर भी देख सकते हैं रेड में जो है ये वाकटक वंश है ना, रेड में वाकटक वंश है। और गुप्त इंपायर दिख रहा है। और मैं बता दूं आप लोगों को,
नल वंश यहीं पर था, नल वंश कलिंग देखिए हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये है वाकटक वंश इस वाले एरिया में, ये गुप्त इंपायर गुप्त वंश हो गया, और यहाँ पे देखिए नल वंश। तो ये तीनों एक समकालीन राजवंश है, तीनों समकालीन इनका शासन चलता था एक समय पे ही, तो एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में इनका आक्रमण हुआ है। इसीलिए मैंने बोला कि इन तीनों वंश को आप एक साथ याद रखेंगे, ताकि आप लोगों के लिए उस स्टोरी को, उस कहानी को समझने में आसानी हो जाएगी, इतिहास को। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग इसको मैप के आधार पर। देखिए वाकटक वंश का एरिया कहाँ तक था, गुप्त एम्पायर का एरिया कहाँ तक था, इसलिए मैंने मैप यहाँ पर यूज किया। अब चलते हैं हम लोग, सबसे पहले डिटेल में समझेंगे वाकटक वंश, वाकटक वंश। ठीक है, वाकटक वंश। ठीक है, चलते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको याद रखना है वाकटक वंश का स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो विंध्य शक्ति इसके प्रथम शासक थे। देखिए विंध्य शक्ति इनके प्रथम शासक थे, उसके बाद इनके पुत्र हुआ प्रवर सेन प्रथम, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में वाकटक वंश की स्थापना की है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है प्रवर सेन, डिटेल में समझेंगे अभी सबके बारे में। उसके बाद इनके दो पुत्र हुए, दोनों ने अपने अपने अलग अलग वंश बना लिया, है ना। एक है नंदी वर्धन शाखा जो नागपुर से जिनका शासन चलता था, एक है वत्स गुलाम शाखा जो बरार से जिनका शासन चलता था, प्रवर सेन के दो बेटों के द्वारा। ठीक है, तो नंदीवर्धन शाखा जो नागपुर से शासन करने वाले रुद्रसेन प्रथम, जो कि महेंद्र सेन के नाम से भी जाना जाता था, इनका कार्यकाल देखिए 335 से लेकर के 336 ईस्वी। मैंने बोला ना तीसरी और चौथी शताब्दी में वाकटक वंश का शासन अच्छा था। उसके बाद इनका पृथ्वी सेन प्रथम होता है, डिटेल में देखेंगे अभी, 360 से 385 ईस्वी। फिर रुद्रसेन द्वितीय, विवाह प्रभावती से। देखिए यही वो प्रभावती है जिनके बारे में मैंने ऊपर में बात किया कि प्रभावती गुप्त वंश से संबंधित थी, और पुनः अभिलेख से जानकारी मिलता है इनका विवाह किस, मतलब रुद्रसेन जो द्वितीय है ना, जो कि वाकटक वंश का है, इनका विवाह किससे हुआ था, गुप्त वंश के प्रभावती से। भी आएंगे इसके बारे में, है ना। उसके बाद इनके दो पुत्र हुए, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। तो दामोदर सेन जो 410 से 440 ईस्वी तक किया, प्रवर सेन द्वितीय कहलाया वो। फिर इसके बाद नरेंद्र सेन, फिर पृथ्वी सेन द्वितीय। तो ये एक मैप है जो आप एक आइडिया के लिए, बाकी डिटेल में देखेंगे तो आप लोगों के लिए और आसानी से समझ में आ जाएगा। वत्स गुलाम वंश में सर्वसेन शासक था बरार वाले क्षेत्र में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं हो जाता, क्योंकि हमारा जो मेन छत्तीसगढ़ है ना, वो इस नंदीवर्धन शाखा से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का जो कार्य क्षेत्र है वो नंदीवर्धन शाखा, मतलब नागपुर से हैंडल होता था, तो इसलिए हमारे लिए ये वाला जो शाखा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नंदीवर्धन जो शाखा है वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसके बाद ये देख सकते हैं प्रवर सेन द्वितीय, देवसेन, हरिसेन। इसमें थोड़ा हरिसेन के बारे में देखेंगे लास्ट में, क्या होता है ये, जब नंदीवर्धन शाखा से अच्छा कोई शासक नहीं रहता है ना, तब हरिसेन आकर के यहाँ पर थोड़ा शासन किया है हमारे वाले नंदीवर्धन शाखा में, इसलिए हरिसेन का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं बता दिया आप लोगों को, नंदीवर्धन शाखा को आपको डिटेल में समझना है, देख सकते हैं पूरा। और जो हरिसेन के बारे में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लास्ट में हरिसेन आता है स्टोरी में, इस शाखा में नंदीवर्धन शाखा मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अब आगे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रमुख शासक में कौन है। सबसे पहले प्रमुख शासक है विंध्य शक्ति, जैसे मैंने बताया। विंध्य शक्ति कौन था, वाकटक वंश का संस्थापक, वाकटक वंश का संस्थापक था ये। लेकिन प्रवर सेन प्रथम यह विंध्य शक्ति का पुत्र था, क्लियर हो गया, इनका पुत्र है ये। और छत्तीसगढ़ में वाकटक वंश का संस्थापक प्रवर सेन प्रथम था, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा कि वाकटक वंश का संस्थापक कौन था, तो प्रवर सेन प्रथम। अब प्रवर सेन प्रथम का पुत्र होता है गौतमी पुत्र, लेकिन जिसकी अकाल मृत्यु होने के कारण इनका पौत्र, मतलब गौतमी पुत्र के पुत्र रुद्रसेन प्रथम, जिसको ही महेंद्र सेन संभवतः कहा गया है, याद रखेंगे। प्रवर सेन का पुत्र कौन हो गया, गौतमी पुत्र, है ना, गौतमी पुत्र। और गौतमी पुत्र का पुत्र होता है आपका रुद्रसेन, रुद्रसेन प्रथम लिखे। और यही हमारा क्या है, महेंद्र सेन है, यही हमारा क्या है, महेंद्र सेन। ठीक है, तो गौतमी पुत्र का अकाल मृत्यु होने के कारण शासन किनके पास चला गया, उनके प्रवर सेन के पौत्र रुद्रसेन प्रथम के पास। उत्तराधिकारी हुआ जिसने इनकी मूल राजधानी नंदीवर्धन में ही शासन किया। तो कहां से शासन किया, देखिए नंदीवर्धन से ही शासन किया। ठीक है, अब आते हैं प्रवर सेन के एक अन्य पुत्र सर्वसेन। अब देखिए प्रवर सेन के दो पुत्र, एक है रुद्रसेन प्रथम जो महेंद्र सेन है, दूसरा है सर्वसेन। ने रुद्रसेन प्रथम के आधिपत्य को मानने से इनकार किया और उसने वत्स गुल्म
को अपनी राजधानी बनाकर एक पृथक राज्य की स्थापना की। मतलब यही है वत्स गुल्म वंश, जो मैंने बताया था यहाँ पर दो, है ना, जो हमने देखा था दो वंश। देखिए वत्स लिखा है, वत्स, एक मिनट यहाँ पर समझिए इसको आराम से। मैंने बोला प्रवरसेन के दो पुत्र, एक नंदीवर्धन शाखा जो रुद्रसेन प्रथम हुआ, और दूसरा पुत्र इसका सर्वसेन था, है ना। प्रवरसेन का दूसरा पुत्र सर्वसेन था जो वत्स गुलाम शाखा बरार से शासन व्यवस्था किए। देखिए यहाँ पर से दो शाखा इसीलिए विभाजित हो गया है, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो दो पुत्र मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं नंदीवर्धन शाखा। मैंने पहले भी बोला हूँ नंदीवर्धन जो शाखा है वो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। तो महेंद्र सेन या फिर रुद्रसेन प्रथम प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, अब प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। अभी नेक्स्ट आएगा गुप्त वंश, उसमें हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है, इसमें बताया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को हराया था। देखिए इसीलिए मैंने बोला कि वंश को हमें समकालीन समझना है, एक ही टाइम पे सब शासन कर रहे थे। तो जो समुद्रगुप्त अपने दक्षिण अभियान के दौरान, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा भारत के उत्तरी पोर्शन में, है ना, उत्तर साइड क्या था, गुप्त साम्राज्य था, और दक्षिण साइड आपका था वाकटक वंश। तो अपने दक्षिण अभियान के दौरान उन्होंने इसी महेंद्र सेन या रुद्रसेन प्रथम को समुद्रगुप्त के द्वारा हराया गया था, याद रखेंगे। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार रुद्रसेन प्रथम समुद्रगुप्त का समकालीन था, जो संभवतः प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित महेंद्र सेन ही है। इसीलिए जो रुद्रसेन प्रथम और महेंद्र सेन एक ही है बोला गया है, ठीक है, याद रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है कि समुद्रगुप्त के द्वारा महेंद्र सेन को हराया गया था अपने दक्षिण अभियान के दौरान। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां से पता चला हमें? प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। अगला है रुद्रसेन प्रथम के बाद आता है रुद्रसेन द्वितीय। तो इनका विवाह, अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, देखिए इनका विवाह गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त हराता है, लेकिन चंद्रगुप्त उसके बाद की पुत्री, चंद्रगुप्त की द्वितीय पुत्री कौन थी? देखिए प्रभावती। इनका विवाह हुआ था रुद्रसेन द्वितीय से, द्वितीय से, प्रथम से नहीं, रुद्रसेन द्वितीय से विवाह हुआ था। और कालांतर में इनकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी प्रभावती ने अपने पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया था। तो रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, फिर शासन किस कौन संभालती है? तो यही प्रभावती, प्रभावती, है ना। अपने भाई शासन तो पुत्र के नाम पे ही रहेगा, रुद्रसेन के द्वितीय के पुत्र के नाम पे ही था वो, लेकिन शासन प्रभावती संभालती थी। कहाँ संभालती थी? ये गुप्त वंश का सहायता लेकर के। किसका? गुप्त वंश, अपने मायके परिवार का समझ लीजिए, है ना। गुप्त वंश के शासन को लेकर के, उसके कर्मचारी अधिकारी की सहायता लेकर के ये वाकटक वंश का भी शासन करती थी, ठीक है। दो पुत्र थे इसके, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दामोदर सेन बाद में बना प्रवर सेन द्वितीय, याद रखेंगे। दामोदर सेन ही बना प्रवर सेन द्वितीय। मतलब ये देखिए प्रवर सेन द्वितीय मतलब कौन है? वो दामोदर सेन, याद रखना इसको भी, है ना। प्रवर सेन द्वितीय के बारे में ये कहा जाता है ये बहुत साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे और ये शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक है। तो जिसे रचना इनका सेतुबंध, सेतुबंध इनका रचना है प्रवर सेन द्वितीय का। धर्म, ये शैव धर्म को मानते थे। इनके बारे में जानकारी हमें ताम्रपत्र, कहाँ? बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल, मध्य प्रदेश है तीनों, वहां से हमें इनकी जानकारी मिलती है प्रवर सेन द्वितीय के बारे में। तो इसके दरबार में महाकवि कालिदास आया था। अब देखिए फिर बात वहीं पे आ जाती है, कालिदास किनके काल पे आए थे? तो किनके कार्यकाल पे आए थे? तो प्रवर सेन द्वितीय। अब ये कालिदास कौन है? ये गुप्त साम्राज्य के, गुप्त वंश में 9 रत्न थे। 9 रत्न थे मतलब 9 महान व्यक्ति समझ लीजिए, 9 रत्न थे, उसमें से एक थे कालिदास। तो ये गुप्त वंश, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि वाकटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय और गुप्त वंश चंद्रगुप्त के द्वितीय पुत्री जो प्रभावती के साथ विवाह हुआ था, मतलब इनका आना जाना लगा हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में कालिदास को भी इन्होंने भेजा था, कहाँ? वाकटक वंश जाने के लिए, जो कि प्रवर सेन द्वितीय के कार्यकाल में वो आए थे। और इसी दौरान मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी में की है। सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना इन्हें की है। और इसने इस पहाड़ी के आसपास के सौंदर्य को देख करके कालिदास ने इस स्वर्ग का द्वार कहा है। किसको स्वर्ग का द्वार कहा है पूछा जाएगा तो आपसे, रामगढ़ की पहाड़ी को स्वर्ग का द्वार महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया। मैं बता दिया हूं आप लोगों को कि गुप्त वंश के 9 रत्नों में से एक रत्न कालिदास जी थे, जिनको यहाँ भेजा गया था वाकटक वंश, क्योंकि ये संबंध की बात है ना। अब मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद याद रखेंगे, मुकुटधर पांडे जी ने द्वारा किया है। और इसके समय नलवंशी शासकों का प्रभाव बढ़ रहा था, इसी कारण इन्होंने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए प्रवरपुर,
पवनार वर्धा में स्थानांतरित कर दी थी। अब मैं बोला देखिए थर्ड की एंट्री हो गया नल वंश, गुप्त वंश वाकाटक वंश चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे नल वंश भी, जो मैंने बताया एरिया आपको कलिंग वाले एरिया में नल वंश शासकों का प्रभाव बढ़ रहा था। तो धीरे धीरे अभी जैसे हमने देखा कि प्रवर सेन द्वितीय जो है शांत स्वभाव का व्यक्ति था, वो आक्रमण उतना करना नहीं चाहता था। तो क्या किया उन्होंने, अपनी राजधानी को ही कुछ समय के लिए चेंज कर दिया था, प्रवरपुर, जो कि वर्धा बिहार साइड समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्टोरी को समझिए। प्रवर सेन द्वितीय के बारे में शांत स्वभाव का व्यक्ति था, तो नल वंश के शासकों का प्रभाव बढ़ते जा रहा था, है ना। तो उन्होंने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया और इसी दौरान महाकवि कालिदास आए थे। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखे उसको आप जरूर एक बार नोट्स में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। प्रवर सेन द्वितीय के बाद नरेंद्र सेन की एंट्री होता है। तो पृथ्वी सेन द्वितीय के बालाघाट लेक से कहा, इनके बारे में जानकारी कहां से मिलता है, तो जब भी हम लोगों ने क्या देखा, पृथ्वी सेन द्वितीय, है ना, पृथ्वी सेन द्वितीय के बालाघाट लेक नरेंद्र सेन ने कौशल, मालवा एवं मैकल क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया था। नरेंद्र, अब इसकी जानकारी देखिए, यह है पृथ्वी सेन, नीचे आएगा भी। तो पृथ्वी सेन के द्वितीय के बालाघाट अभिलेख से इन्होंने वाकटक नलवंशी शासक वराहराज के वैभव से प्रभावित होकर उसे पराजित किया था। देखिए अब आगे एंट्री फिर, तो नरेंद्र सेन के द्वारा वाकटक, नरेंद्र सेन के द्वारा जो कि वाकटक वंश से थे, नलवंशी शासक वराहराज को इन्होंने प्रभावित होकर उसे पराजित किया था। मतलब नरेंद्र सेन वराहराज को पराजित किया था, नलवंशी शासक। अब इसका बदला देखिए अब कैसे होता है। तो रिद्धिपुर अभिलेख से पता चलता है, याद रखना है, रिद्धिपुर अभिलेख शिलालेख के अनुसार नलवंशी शासक भौदत्त वर्मन, अब देखिए नलवंशी शासक कौन है, मैं पहले ही बोल रहा हूं तीनों वंश एक दूसरे कनेक्टेड है। भौदत्त वर्मन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया। सबसे पहले नरेंद्र सेन वराहराज को पराजित किया था नलवंश से, फिर उसके बाद जो भौदत्त वर्मन है नलवंशी शासक, उन्होंने नरेंद्र सेन को हराया आक्रमण करके। और इनकी जो राजधानी क्या थी, नंदीवर्धन, मेन राजधानी मैंने बताया, नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। कौन, भौदत्त वर्मन, किसके शासनकाल में, नरेंद्र सेन के। याद रखने, ये कहां से जानकारी मिला, रिद्धिपुर शिलालेख। तीसरा, अब आते हैं पृथ्वी सेन द्वितीय की एंट्री। तो केसरी बेड़ा शिलालेख के अनुसार, याद रखेंगे, केसरी बेड़ा शिलालेख के अनुसार इन्होंने अपने पिता की हार का बदला, जो भौदत्त वर्मन ने हराया है, पराजित किया है किसको, नरेंद्र सेन को, उनका बदला लेने के लिए नलवंशी शासक, मतलब भौदत्त वर्मन का बेटा, सॉरी भौदत्त वर्मन का, हाँ भौदत्त वर्मन का बेटा अर्थपति भट्टारक को हराकर उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया था। पिताजी का बदला, है ना, नरेंद्र सेन को हराता है भौदत्त वर्मन, फिर उसका पुत्र होता है पृथ्वी सेन द्वितीय। पृथ्वी सेन द्वितीय वो भौदत्त वर्मन जो नलवंशी शासक के पुत्र अर्थपति भट्टारक को हरा देता है, और उनकी राजधानी कौन था उस समय, उनकी राजधानी भोपालपट्टनम, यहाँ पे लिखा नहीं है ना, याद रखेंगे कौन सा है, भोपालपट्टनम, जो अभी का भोपालपट्टनम है, जिसको पुष्करी कहा जाता था, राजधानी को तहस नहस कर दिया। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कौन, पृथ्वी सेन द्वितीय नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक को हराता है और उनकी राजधानी पुष्करी, जो कि भोपालपट्टनम है अभी का, उसको तहस नहस कर देता। जैसे उनके, क्योंकि ऊपर में क्या किया, भौदत्त वर्मन उनके पिताजी के द्वारा, है ना, नरेंद्र सेन को हरा करके उनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। सेम यह वाकटों की मुख्य शाखा नंदीवर्धन का अंतिम शासक था। देखिए अभी आप बात करते हैं, मैंने बताया था दो शाखा, एक नंदीवर्धन शाखा, एक वत्स गुलाम वंश शाखा। तो नंदीवर्धन शाखा का ये अंतिम शासक है कौन, पृथ्वी सेन द्वितीय। पृथ्वी सेन द्वितीय अंतिम शासक है, मतलब इसके बाद ये शाखा थोड़ा कमजोर पड़ती गई और इसके पश्चात हरिसेन आया। फिर वही हरिसेन मैंने बताया था आप लोगों को, जो वत्स गुलाम वंश का था, वो आता है हरिसेन इधर भी शासन करने के लिए नंदीवर्धन शाखा में। ठीक है, तो इसी बीच देवसेन भी एक वत्स गुलाम वंश का शासक था, जो अल्प समय के लिए छत्तीसगढ़ में शासन किया था। देवसेन भी आया था थोड़े टाइम के लिए, बट उतना इफेक्टिव नहीं रहे इनका। मेन रहा हरिसेन। जब हरिसेन आता है, जो वत्स गुलाम वंश का शासक था, जब वाकटक वंश समाप्त होने की कगार पर तो वत्स गुलाम वंश, वाकटों की एक शाखा गोदावरी तट पर निवासरत थी, आकर शासन किया। उन्होंने स्वयं को सत्य का अधिपति कहा, कौन, हरिसेन ने। और हरिसेन के अजंता अभिलेख में वाकटों के कौशल क्षेत्र में शासन की जानकारी और वंशावली हमें मिलती है। ठीक है, और प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख से ज्ञात होता है कि वाकटों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो प्रभावती जो गुप्त है, उनका एक पूना अभिलेख मिला है हमें, उसमें हमें जानकारी मिला है कि वाकटक वंशों ने लास्ट में गुप्त शासन की अधीनता स्वीकार कर ली थी, मतलब उनके अंडर वो काम करना स्टार्ट कर देते। पहले देखिए स्टार्टिंग में वाकटक वंश अपने शक्तिशाली था,
धीरे धीरे जब पतन होते गया ना, मतलब गुप्त वंश के द्वारा उनको धीरे धीरे करके पराजित कर दिया गया और अधीनता उन्होंने गुप्त वंशों की स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार से स्टोरी है। तो स्टोरी को हम लोगों ने समझा दो वंश के आधार पर, नंदीवर्धन वंश और आपको वत्स गुलाम वंश, और किस प्रकार से स्टोरी आगे बढ़ा है, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब चीज को आप देख लीजिए। किसके शासनकाल में समुद्रगुप्त आया था, तो किसके साथ चंद्रगुप्त की द्वितीय पुत्री जो प्रभावती का विवाह हुआ था, नलवंशी में किसको हराया गया था, किनके द्वारा किनको हराया गया था। तीन स्टोरी को आप समझेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गुप्त वंश के बारे में, क्योंकि समकालीन वंश मैं पहले ही बोल चुका हूं कि नल वंश को भी हम पढ़ेंगे तब भी इनका जिक्र होगा, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे स्थानीय राजवंश में, क्योंकि वो गुप्त वंश और वाकटक वंश ये भारत पे बड़े स्तर पे ये राजवंश थे, लेकिन जो नल वंश है ना वो एक स्थानीय राजवंश है जो मेनली छत्तीसगढ़ एरिया में प्रभाव था जिनका। ठीक है, अब आते हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या क्या है। सबसे पहले 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। किसमें हुई थी? 4वीं शताब्दी ईस्वी में। याद रखना है, अभी हम लोगों ने वाकटक वंश देखा था। वाकटक वंश कब? दूसरी से 5वीं तक चला, मतलब दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इनकी स्थापना हो गया था, लेकिन गुप्त कब आया है? 4वीं शताब्दी में, और इन्होंने वाकटक वंश को भी हरा दिया था। अपना नामकरण ये दक्षिणापथ, दक्षिण कौशल, मध्य छत्तीसगढ़ को बोलते थे। ये गुप्त वंश में मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था? दक्षिण कौशल या फिर दक्षिणापथ, याद रखेंगे। और दंड कारण मतलब बस्तर वाले क्षेत्र को महाकांतर इनके द्वारा बोला जाता था। गुप्त वंश के समय नामकरण देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का नामकरण क्या था गुप्त वंश के समय। जानकारी मेनली हमें मिलती है हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिसेन के द्वारा जो उनका एक नवरत्न ही समझ लीजिए, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में इसकी जानकारी, गुप्त वंश से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं गुप्तकालीन शासक। गुप्तकालीन शासक सबसे पहला है समुद्रगुप्त, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने देखा। इनके द्वारा क्या किया गया है? दक्षिण अभियान। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन, क्लियर हो गया, वाकटक वंश के राजा महेंद्र सेन को तथा महाकांतर के नलवंशी राजा व्याघराज को हराया था। आप समझे इसको। मान लीजिए ये वाला एरिया आपका गुप्त साम्राज्य है ना, इस वाले एरिया में आपको वाकटक वंश है, ठीक, और इस एरिया में आपका था नलवंशी शासक। तो समुद्रगुप्त जो है वो अपने दक्षिण अभियान के दौरान, मतलब इधर भी गया था, इस दौरान गया था, तो वाकटक वंश से महेंद्र सेन को हराया था, और जो नल वंश से व्याघराज को इन्होंने हराया था। याद रखेंगे, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान वाकटक वंश के महेंद्र सेन को और नलवंशी शासक, मैं बोला तीनों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तीनों वंश को एक साथ आप देखेंगे ना तब आपको समझ में आता है। तो नलवंशी शासक व्याघराज को हराया था, याद रखेंगे, याद हो गया, इंपॉर्टेंट है। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल और महाकांतर को विजय, महाकांतर मतलब दंड कारण है ना, अभी हमें महाकांतर देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में हमें जानकारी मिला है महाकांतर, और महाकांतर किसको बोला जा रहा है? दंड कारण्य क्षेत्र को, जो मतलब छत्तीसगढ़ के उस हिस्से में, तो दंड कारण्य क्षेत्र में नलवंशी शासक लोग थे। तो इन क्षेत्रों को अपनी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया, अपितु आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बात पुनः छोड़ दिया था। तो इन्होंने अपनी नीति के तहत उनको हराने के बाद भी उनको छोड़ दिया गया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, शर्तों के साथ उनको छोड़ दिया था समुद्रगुप्त। ठीक है, और महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले। याद रखेंगे, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? रूपा देवी, जिनका साक्ष्य में महासमुंद में देखने को मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त के पुत्र। अब आते हैं रामगुप्त। इनका सिक्का 1972 में दुर्ग के बानाबरद से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामगुप्त का सिक्का हमें देखने को मिला कहाँ पे? दुर्ग साइड, 1972 में। इन स्वर्ण सिक्कों में से एक सिक्का कांच गुप्त का है, एक सिक्का कुमार गुप्त का है, 7 स्वर्ण सिक्के स्कंद गुप्त के हैं। तो इन सब का हमें उस शासन काल का सिक्का हमें प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ में। सिक्कों को महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया, देख सकते हैं ये सिक्का गुप्त साम्राज्य, क्योंकि गुप्त साम्राज्य काफी शक्तिशाली साम्राज्य था। उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के कांच के, स्वर्ण के सिक्के, तांबे के सिक्के, अलग अलग प्रकार के चलन था। ये उनका सिक्का देख सकते हैं, हाथी दिख रहा है इसमें आप लोगों को, है ना, ये अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे घोड़ा दिख रहा है। ये गुप्त साम्राज्य के सिक्के हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए चीजों को। ठीक है, देख सकते हैं। अगले उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये वाला हमारी स्टोरी अभी हम लोगों ने देखा था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक वंशी राजा रुद्रसेन द्वितीय, मैंने बोला रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था, है ना। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात प्रभावती ने सत्ता की बागडोर संभाली। कौन से वंश का? वाकटक वंश का ना, जिसमें गुप्त साम्राज्य के राज कर्मचारी अधिकारी की सहायता ली जाती थी। मतलब अपने गुप्त साम्राज्य के कर्मचारी अधिकारियों की सहायता लेकर के प्रभावती ने
क्योंकि उनके पति का मृत्यु हो गया है। समझ लीजिए, रुद्रसेन द्वितीय का मृत्यु हो गया और उनका जो पुत्र था प्रवर सेन द्वितीय जिसको बोलते हैं, अभी छोटा रहा होगा, है ना। तो शासन किनके द्वारा संभाला गया? प्रभावती के द्वारा। तो प्रभावती ने अपनी सहायता कहां से लिए थे? गुप्त वंश से। इनके नवरत्नों में सम्मिलित कालिदास छत्तीसगढ़ के प्रवास के दौरान मेघदूत की रचना की थी। इसको भी हम लोगों ने देख चुका है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, है ना। और उस टाइम वाकटाक वंश में कौन था? रुद्रसेन द्वितीय। इसके शासन काल में देख सकते हैं इसको, मेघदूत की रचना की थी। अब आते हैं कुमारगुप्त। आरंग में कुमारगुप्त के रत्न जड़ित मयूर के सिक्के प्राप्त हुए, याद रखेंगे। कुमारगुप्त का शासन कहां पर है? आरंग मतलब रायपुर एरिया में। देखिए, तो रायपुर जिले के पिटाई वल्द ग्राम में 40 सिक्के प्राप्त हुए। इन सिक्कों में गुप्त वंशी राजाओं महेंद्रादित्य और विक्रमादित्य, याद रखें, क्रमादित्य याद रखें ना, महेंद्रादित्य और क्रमादित्य। अब ये महेंद्रादित्य और क्रमादित्य किनको बोला गया है? तो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और क्रमादित्य किसको बोला गया? तो स्कंदगुप्त। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि इनको क्या बोला गया है। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा गया है, याद रखेंगे, नाम उल्लेखित है। तो खैरतार रायपुर से 215 मुद्राएं प्राप्त हुई जिस पर महेंद्रादित्यस उत्कीर्ण है। महेंद्रादित्यस उत्कीर्ण मतलब है कहीं ना कहीं ये कुमारगुप्त के शासन काल के समय था। रायपुर देखिए, तो कुमारगुप्त का ज्यादातर साक्ष्य में कहा मिला है? रायपुर आरंग साइड। इस चीज को भी याद रखेंगे, है ना। और देख सकते हैं ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है भानुगुप्त, याद रखेंगे, भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख 1510 ईस्वी में, इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें सरब वंशी राजा सरब राज का वर्णन मिलता है। अब ये सरब वंशी कहां पढ़ेंगे? इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, जब स्थानीय राजवंश जब हम पढ़ते हैं तो सरबपुरी वंश भी पढ़ा जाता है। सरब वंश के बारे में जानकारी हमें देखना है, तो इन जो सरब वंश के बारे में जानकारी हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख में, मतलब ये हो सकता है कि जो भानुगुप्त के शासन के समय अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों में एक सरबपुरी वंश भी था जिनके साथ इनका आक्रमण हुआ होगा या संबंध रहा होगा। तो गुप्त वंश प्रारंभ में दक्षिण कौशल, उत्तर एवं दक्षिण दो भाग में बटा हुआ था। तो उत्तरी भाग में बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर क्षेत्र शामिल थे जहां राजा महेंद्र सेन का शासन था, जबकि दक्षिण महाकांतर में व्याघराज का शासन। समझ में आ गया आप लोगों को? दो छत्तीसगढ़ हो गया आपका। छत्तीसगढ़ में जो एक उत्तर वाला पोर्शन जो आपका वाकटाक वंश के अंडर में था, और जो दक्षिण वाला पोर्शन दंडकारण्य वाला क्षेत्र था वो नल वंश के अंडर में था। समझ में आ रहा है? वाकटाक वंश उत्तर और मध्य क्षेत्र में, और नीचे में कौन सा था? दंडकारण्य क्षेत्र में नल वंश, मतलब बस्तर वाले एरिया, सुकमा बस्तर सब एरिया में। तो नल वंशी शासक के व्याघराज को हराया था समुद्रगुप्त, है ना, अपने दक्षिण अभियान के तहत, और वाकटाक वंश से महेंद्र सेन को हराया था। तीन सब चीजों को आप याद रखेंगे। गुप्तकालीन स्थापत्य कला में ताला गांव का जो देवरानी जेठानी मंदिर है, बहुत सब छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, गुप्त साम्राज्य के समय बना हुआ है। और पुजारी पाली जो बरम केला का केवटीन मंदिर थे, दोनों को भी याद रखेंगे। ये गुप्तकालीन स्थापत्य मतलब गुप्त काल के समय बनाया गया ये मंदिर है ताला गांव में। ताला गांव मतलब आपका मुंगेली डिस्ट्रिक्ट, है ना, में देवरानी जेठानी का मंदिर, और पुजारी पाली बरम केला मतलब शायद ये महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में केवटीन मंदिर। तो इन दोनों को याद आपको रखना है। ये देख सकते हैं सिक्का किनका किनका कहां से मिला है? दुर्ग से, बानाबरत दुर्ग में मिला है हमें। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, कांचगुप्त के सिक्के मिले। कितना मिले याद नहीं रखना है, बस एरिया याद रखें। रायपुर वाले एरिया में आरंग, पिटाईवल्द, खैरताल, ये रायपुर से संबंधित है। यहाँ पे कुमारगुप्त की जानकारी हमें रायपुर से भी मिलता है, कुमारगुप्त की जानकारी हमें दुर्ग वाले एरिया से। बालोद के कुलिया में कुमारगुप्त के ही सिक्के मिले हैं। रायगढ़ के खरसिया में विक्रमादित्य मतलब मैंने क्या बोला था? स्कंदगुप्त। अभी हम लोगों ने क्या देखा? एक होता है महेंद्रादित्य या फिर क्रमादित्य, मैंने बताया क्रमादित्य या फिर विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य या फिर क्रमादित्य किनको बोलते थे? तो स्कंदगुप्त को और महेंद्रादित्य कुमारगुप्त को। गरियाबंद के पितरेबंद गांव राजिम के आसपास कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का मिला हुआ है। और बलौदा बाजार के खेरनाल ग्राम में महेंद्रादित्य लिखा है। महेंद्रादित्य मतलब कुमारगुप्त, इनका सिक्का हमें देखने को मिला है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, क्लास 5, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। तो पार्ट 1 को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों को स्टोरी को समझना है कि किस प्रकार से किनका शासन रहा, और शासन को एक सिस्टमेटिक वे में याद रखना है। पहले समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, फिर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, फिर भानुगुप्त। और इस प्रकार से आप इसको अपने मैप के माध्यम से मेन पॉइंट को याद रखें कि इनके शासन काल में क्या आक्रमण हुआ था, किसको किसने हराया था,
और एक चीज और याद रखेंगे कि कौन से अभिलेख में किन की जानकारी मिलती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे कि यहाँ पे प्रयाग प्रशस्त्री में मेनली गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलता है, जो अभी देखा हमने एरण अभिलेख, यहाँ पे देखिए एरण अभिलेख से भानुगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, तो आप इसको और शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने छोटे छोटे जगह पे बनाइए, है ना। अभिलेखों का लिख लीजिए एक लिस्ट, इस अभिलेख में इनकी जानकारी है, और मैं इसको जब आने वाले वीडियो लेक्चर में एमसीक्यू कराऊंगा तो उसको और आसान कर दूंगा। बट अभी आप लोग क्या करेंगे, इसको अपने अकॉर्डिंग और अच्छे से पढ़िए। स्टोरी के साथ हम समझ रहे हैं, कहानी के साथ हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री को, इतिहास को, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमने समकालीन जो 2 वंश थे, 3 वंश थे, गुप्त वंश, वाकटक वंश, नल वंश, तो 2 वंश को हमने कवर कर लिया है। जो नल वंश है वो स्थानीय राजवंश में आता है, क्योंकि वो मेनली छत्तीसगढ़ एरिया में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा एरिया में शासन करते थे, तो उनको हम लोग अपने अगले पार्ट जो स्थानीय राजवंश वाले में कवर कर लेंगे। लेकिन स्टोरी को आपको नहीं भूलना है। नल वंशी शासक में फिर से ही आएगा कि समुद्रगुप्त के बारे में आएगा, क्योंकि उनके राजाओं को हराया है। और जो नल वंश है उनके राजाओं के द्वारा जो वाकटक वंश के साथ जो आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, इसके बारे में फिर से वहीं पर स्टोरी आएगा। तो उसको चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के नीचे में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।